सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आप भी खरीफ के मौसम में अपने खेतों से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको 30 मई से पहले ही 5 काम कर लेने ही चाहिए, 100% कर लेनी चाहिए। अगर आप ये 5 काम कर लेते हो तो निश्चित ही आपकी फसल में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा, साथ ही उत्पादन आपको दुगना देखने को मिलेगा। साथियों, रबी के मौसम में हम जो फसल लेते हैं उसके बाद में कटाई के बाद में हम खेत को खाली छोड़ देते हैं और जब हमें खरीफ के मौसम में फसल लेनी होती है तो हम इसकी हल्की जुताई करके जो है फसल बो देते हैं, जिससे हमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही हमारी रबी की फसल कटती है किसान साथियों, हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि हम खेत की गहरी जुताई करें। इससे होता क्या है कि हम जब गहरी जुताई करते हैं खेत की तो इससे मिट्टी में वायु का जो संचार है वो गहराई तक बना होता है, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बनी होती है और जो खरीफ में हम फसल बोते हैं इसकी गहराई तक जड़ चली जाती है किसान साथियों। साथ ही इसमें जो खरपतवार के बीज होते हैं वो गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ बीमारी जनित कीट भी इससे नष्ट हो जाती है, तो ये गहरी जुताई करने का हमें फ़ायदा मिलता है। अब बात आती है कि हम गहरी जुताई कितने सेंटीमीटर कितने फीट तक करना चाहिए। साथियों, हमें हल के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा या फिर हमें प्लाऊ के द्वारा 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना चाहिए। जुताई करने के लगभग 1 महीने तक इसे हमें कोई फसल नहीं बोना चाहिए, इसे धूप में सूखने देना चाहिए। किसान साथियों, क्या होता है, रोटावेटर के द्वारा हम खेत को जो समतल करते हैं या कल्टीवेटर के द्वारा हम इसमें जुताई करते हैं तो 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे एक लेयर बन जाती है भूमि में, जिससे क्या होता है कि ये कीट होते हैं जो खरपतवार के बीज होते हैं वो एक प्रकार से अपना वहाँ पे घर बना लेते हैं। जब इसमें हम कोई खरीफ की फसल बोते हैं किसान साथियों तो जो जड़ें हैं पौधे की वो गहराई तक नहीं जा पाती है, जिससे पौधे का अच्छा विकास नहीं होता है और इसमें हमें अधिक मात्रा में खरपतवार और कीट और रोग देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, अगला कार्य हमें करना है मृदा परीक्षण करवाना, या इसी को हम कहते हैं सॉइल टेस्ट करवाना। क्या होता है किसान साथियों, हमारी मिट्टी में 70 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं की उपस्थिति में हमारी फसल ग्रो करती है। यदि इनमें से कोई एक तत्व की कमी होती है तो हमारी फसल ग्रो नहीं करती और हमें उत्पादन अच्छा देखने को नहीं मिलता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट खाद के रूप में फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन इत्यादि देते जाते हैं, जिसकी हमें कोई सटीक मात्रा जो है पता नहीं होती कि हमें कितनी मात्रा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मृदा परीक्षण करवाने से हमारी मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी हमें हो जाती है, या जो कमी होती है पोषक तत्वों की हम अन्य खादों के माध्यम से उसकी पूर्ति कर पाते हैं। किसान साथियों, इससे होता क्या है कि हमारी जो फसल है वो अच्छा ग्रो करती है। ये बार बार फसल लेने से जो मृदा समस्याग्रस्त हो चुकी है तो उसका उपचार हमें मृदा परीक्षण के द्वारा मिल जाता है, तो ये फ़ायदा भी हमें मृदा परीक्षण से। साथियों, मृदा परीक्षण से हमें मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की सटीक जानकारी हो जाती है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जो हम आगे फसल बोएंगे वो उन पोषक तत्वों के आधार पर ही हम फसल को बोएंगे, जिससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, 30 मई से पहले या खरीफ की फसल लगाने से पहले मृदा परीक्षण करवा लेना अति आवश्यक है, जिससे हम अच्छा आगे उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, 30 मई से पहले या खरीफ की फसल बोने से पहले हमें अगला कार्य करना है कि हमारी भूमि पर हमें गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को डालना है। गोबर की खाद की डालने से फ़ायदा होता क्या किसान साथियों, देखिए इसमें प्रति किलोग्राम की बात करें अगर हम तो 50% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, 20% इसमें फास्फोरस और 10% के आसपास इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, बोरान इत्यादि इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। किसान साथियों, तो गोबर की खाद डालने से हमारे खेत में पोषक तत्वों की कमी तो दूर होती ही होती है, इसके अलावा मृदा में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और वायु का संचार गहराई तक बना होता है इसमें, तो जिससे हमारे जो पौधे हैं इनकी जड़ों का अच्छा विकास होता है और हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान साथियों, इसके अलावा मिट्टी के जो कण आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं और मृदा जो कहना चाहिए मृदा का कटाव होता है वो इससे नहीं हो पाता है। अब बात आती है कि हमें प्रति एकड़ कितनी गोबर खाद डालना चाहिए। तो देखिए, यदि हम भूमि में अनाज वर्ग की फसल ले रहे हैं तो 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमें गोबर खाद डालना चाहिए। यदि हम सब्जी वर्ग की फसल ले रहे हैं तो हमें लगभग 15 से 20 टन प्रति एकड़ गोबर खाद प्रतिवर्ष डालना चाहिए। किसान साथियों, तो गोबर खाद डालने से भी हम अच्छा उत्पादन अपने खेतों का बढ़ा सकते हैं। तो खरीफ की फसल बोने से पहले हमें गोबर खाद हमारे खेत में डाल लेना चाहिए। साथियों, चौथे नंबर पे अगला जो कार्य हमें करना है वो है जो पहली फसलों के अवशेष है उनका प्रबंधन करना या उन्हें नष्ट करना। रबी के सीजन में हमने जो फसल ली थी, जैसे वो गेहूं की हो, सरसों की हो, चने की इत्यादि की, तो इनके जो अवशेष बचे हुए हैं खेत में उन्हें निकालकर खेत से बाहर फेंक देना या उन्हें खाद के रूप में उपयोग करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर अधिक मात्रा में अवशेष हमारे खेत में रहेंगे तो हमारी फसलों में अधिक मात्रा में खरपतवार देखने को मिलेंगे और कुछ बीमारी या कीट का प्रकोप भी आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अगला कार्य हमें करना है कि हमारी भूमि पर इस बार हमें फसल चक्रण को अपनाना है।
हम एक ही फसल को एक ही भूमि पर बार बार लेते हैं तो जिससे हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता घट जाती है। साथ ही अधिक मात्रा में खरपतवार देखने को मिलते हैं और कुछ बीमारी का प्रकोप भी देखने को मिलता है, जिससे हमारा उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है किसान साथियों। तो हमें इस बार क्या करना है कि फसल चक्रण को अपनाना है। हमें इस बार अब लगातार जो है फसल को बदल बदल कर बोना है। यदि हम खेत पर मक्के की फसल आगे से बोते आ रहे हैं तो आगे हमें सोयाबीन, मूंगफली या उड़द इन फसलों को बोना है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।